हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है फ्लूइड मशीनरी के ऊपर। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कशन किया था डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कि टरबाइन्स क्या होती है, पंप्स क्या होते हैं, टरबाइन और पंप्स को हाइड्रोलिक मशीन्स क्यों कहते हैं। क्लासिफिकेशन मैंने डिस्कशन किया था, लेकिन फिर भी एक रिकैप की तरह से मैं आपको थोड़ा सा जो है इसके बारे में बता दूं। टरबाइन्स को हम लोग डिफरेंट तरह से क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द एनर्जी एट इनलेट। टरबाइन में जो एनर्जी जो आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, इंपल्स के फॉर्म में आ रही है, रिएक्शन के फॉर्म में आ रही है। इंपल्स और रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इंपल्स और रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास इनलेट पे जो एनर्जी आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रही है या काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। अगर केवल काइनेटिक एनर्जी और की फॉर्म में आ रही है तो इसका मतलब इंपल्स टरबाइन होती है, और अगर इनलेट एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों फॉर्म में आ रही है तो रिएक्शन टरबाइन होती है। ये मैं लास्ट डिस्कस किया था, मैं आगे इसका डिस्कशन करूंगा। दूसरा हमने क्लासिफाई किया था डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, कि जो भी पानी इस पे स्ट्राइक कर रहा है वो किस तरह से स्ट्राइक कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो भी ब्लेड लगे हुए हैं टरबाइन के अंदर, अगर ये पानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहा है तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, और अगर एक्सिस के इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अलोंग, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, तो ये हो गया आपका रेडियल फ्लो टरबाइन। और अगर जो है जिस एक्सिस के अलोंग टरबाइन घूम रही है और उसी एक्सिस के अलोंग, यानी उसी एक्सिस के पैरेलल अगर फ्लूइड हमारा रोटेट कर रहा है, फ्लूइड आ रहा है, तो होती है हमारी एक्सियल फ्लो टरबाइन। मिक्स फ्लो का मतलब होता है कि पानी जो है रेडियल आता है और एक्सियली टरबाइन से चला जाता है, तो वो होती है मिक्स फ्लो टरबाइन। तो इस तरह से टरबाइन को हम लोग डिफरेंट तरह से क्लासिफाई करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द हेड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, टरबाइन पे हेड कितना अवेलेबल है। अगर हाई हेड है तो हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड है तो मीडियम हेड टरबाइन, और लो हेड है तो लो हेड टरबाइन। हाई हेड का मतलब होता है कि अगर 180 से ऊपर, 80 मीटर से ऊपर हेड अवेलेबल है तो हाई हेड टरबाइन होती है। पेल्टन टरबाइन जो होती है वो हाई हेड टरबाइन होती है। फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड टरबाइन होती है, और कैप्लॉन और प्रॉपर टरबाइन लो हेड टरबाइन होती है। इस तरह से स्पेसिफिक हिट के ऊपर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये हम लोग जो है एक अलग से लेक्चर बताएंगे आपको स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, तब हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट है आपका कि पेल्टन टरबाइन। एक होती है इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं क्या होती है। अब सबसे हमारे कोर्स में केवल 3 तरह की टरबाइन है। एक तो है पेल्टन टरबाइन, एक है हमारे पास फ्रांसिस टरबाइन, और तीसरी होती है कैप्लॉन टरबाइन। 3 टरबाइन जो हमारे कोर्स में है। पहली टरबाइन जो होती है वो होती है पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन का जो इन्वेंशन किया था वो किया था L.A. पेल्टन ने, लार्सन पेल्टन ने, इसीलिए इस टरबाइन का नाम पेल्टन टरबाइन कहा गया है। अब ये जो पेल्टन टरबाइन है इस पे कुछ खासियत होती है। क्या होती है? इट इज फ्री जेट इंपल्स टरबाइन। फ्री जेट का मतलब होता है, ये फ्री जेट इंपल्स टरबाइन मतलब केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। ये अमेरिकन साइंटिस्ट लैसर पेल्टन के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है, और ये हाई हेड टरबाइन होती है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तक कंपोनेंट की बात है, एक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन से कंपोनेंट है। थोड़ा सा मैं आपसे इस पर डिस्कशन करूंगा। देखिए, ये तो आपका होता है एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट। ये देखिए इस तरह से एक शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट एक इस तरह से होता है। शाफ्ट के ऊपर होता है ये पूरा एक रोटर लगा होता है। ये यहाँ पे रोटर लगा होता है, रोटर, इसे कहते हैं रोटर। रोटर कहते हैं या इसको रनर भी कहते हैं, रोटर भी कहते हैं, रनर भी कहते हैं इसको। इस रनर के, ये जो रनर है, इस रनर के साथ में लगे होते हैं ब्लेड्स। यहाँ पे ब्लेड्स लगे होते हैं।
ये देखिए ये ब्लेड आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे ब्लेड से, ये सारे ब्लेड से, ये सारे ब्लेड लगे हुए हैं। ये ब्लेड लगे हुए हैं। इस ब्लेड की जो शेप होती है वो होती है हेमी स्फेरिकल शेप, इसको बोलते हैं हेमी स्फेरिकल शेप। पकेट टाइप के ब्लेड्स होते हैं। ये शेप कुछ इस तरह से इसके ब्लेड होते हैं, ऐसे करके। ये इसमें आगे इसको डिस्कशन करूंगा। इस तरह के ब्लेड होते हैं, ऐसे करके, इस तरह के ऐसे ब्लेड होते हैं। इसको कहते हैं हेमी स्फेरिकल बकेट। ये इस तरह के ब्लेड होते हैं इसके अंदर। और ये आपके जो है, ये आपकी केसिंग होती है, ये केसिंग होती है, राइट। और यहां पे एक नोजिल ब्रेक होता है, नोजिल ब्रेक। इसका आगे क्या, इसे ब्रेक नोजिल भी कहते हैं। यहाँ पे एक ही ये नोजल होता है, इस नोजल से पानी आता है पाइप के थ्रू। डैम, बहुत बड़े डैम लगे होते हैं, और डैम से पानी जो नोजल के थ्रू इस पाइप पे स्ट्राइक करता है। यहाँ पे होता है स्पेयर अरेंजमेंट, स्पेयर अरेंजमेंट। ये होता है डिफ्लेक्टर, ये होता है टेल रेस। तो ये इसके मेन कंपोनेंट है। एक आपको मेन कंपोनेंट इसके और एक दूसरे डायग्राम से बता सकता हूँ। देखिए एक होता है पेनिस्टॉक। पेनिस्टॉक क्या होता है? पेनिस्टॉक का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे टरबाइन है, मान लीजिए दिस इज द टरबाइन, ये आपकी टरबाइन है। एक मिनट होल्ड करिएगा। ये आपकी, एक मिनट होल्ड करिए जरा। थोड़ा होल्ड करिएगा, इसमें थोड़ा सा इसमें गलती गड़बड़ हो गया है। जस्ट आई एम लुकिंग कहाँ फॉल्ट आ गया है इसके। चलिए हाँ, आगे डिस्कशन करते हैं। जैसा मैं कंपोनेंट बता रहा था आपको, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो एक तो आपका होता है ये पेनिस्टॉक। पेनिस्टॉक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो पेनिस्टॉक होता है वो क्या करता है, कैरी करता है वाटर को फ्रॉम हाई लेवल रिजर्वायर टू द टरबाइन। ये वुड या कंक्रीट का बना होता है, और इसमें कंट्रोल वाल्व लगा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें वर्किंग होती है, वो जो पेनिस्टॉक होता है वो पानी, डैम से पानी को टरबाइन तक लेके आता है। ये नोजल लगा होता है, पाइप के अंदर नोजल लगा होता है। नोजल से जो पानी आता है हाई वेलोसिटी से आता है। और यहां पे क्या होता है, ये होता है स्पीयर। स्पीयर का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जैसे मान लो सपोज करो ये पाइप आ रहा है, और इसके अंदर यहाँ पे ये नोजल है, सपोज दिस इज अ नोजल, ये नोजल लगा हुआ है। तो यहाँ पे स्पीयर लगा होता है, स्पीयर ऐसे करके ये स्पीयर लगा होता है। स्पीयर करता क्या है, ये नोजल के क्रॉस सेक्शन एरिया को कम ज्यादा करता है। जब ये आगे की तरफ आता है स्पीयर, तो क्या होता है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर देता है। जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, इसका कम हो, तो यहाँ पे फ्लो रेट कम हो जाता है। जब ये पीछे चला जाता है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है और फ्लो रेट बढ़ जाता है। तो इसका मेन जो स्फीयर नोजल है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्लो रेट को कम या ज्यादा करना। इसको जब चलाते हैं, या तो इसको मैनुअली भी चला सकते हैं, या इसमें मोटर लगी होती है। तीसरा होता है आपका ब्रेक नोजल। जब यहां से पानी निकलता है और इससे टकराता है, तो ये व्हील घूमने लगती है। सपोज करो हमें टरबाइन को रोकना है, तो टरबाइन को हम कैसे रोकेंगे? टरबाइन को रोकने के लिए हम या तो इसमें से पानी के फ्लो को रोक दें। अगर पानी के फ्लो को रोक देंगे तो क्या होगा, पानी इसमें टकराएगा नहीं, तो टरबाइन का रोटेशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लेकिन होता क्या है, टरबाइन का जो वेट होता है बहुत ज्यादा होता है। एक बार अगर टरबाइन बहुत तेज स्पीड से घूम रही है,
तो उसको रोकने के लिए हम ऑब्वियसली कि यहाँ से वाटर फ्लो को रोक देंगे, लेकिन इसको रुकने के लिए जो रोटर होता है, जो घूमता है, ये पहिया होता है, घूम रहा है चारों तरफ, इसको रोकने में करीब 24 घंटे लग जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं ब्रेक नोजल। अगर हमें इसे रोकना होता है तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन से पानी को फ्लो कराते हैं। जैसे मान लो हमारा टरबाइन ब्लेड हमारा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये ब्लेड लगे होते हैं, ये ब्लेड लगे होते हैं, ये ब्लेड लगे हुए हैं, और हमारा टरबाइन जो है इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हमने क्या किया, एक अपोजिट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हमने जो है नोजल से पानी को फ्लो कराया। तो क्या होगा, टरबाइन तो हमारी इस डायरेक्शन में घूम रही है, अब ये जो है इसको इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा, तो क्या करेगा, एक अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस होगा और हमारी टरबाइन जो है रुक जाएगी। तो इस तरह से जो है ये मेन पर्पस ऑफ द ब्रेक नोजल इज टू स्टॉप द टरबाइन, स्टॉप द व्हील इमीडिएटली, ये इसका काम होता है। केसिंग का काम क्या होता है, जब पानी इससे टकराता है तो क्या होगा, पानी फैलेगा, स्प्लैश करेगा, स्प्लैशिंग होगी। तो पानी के स्प्लैशिंग को रोकने के लिए हम यहाँ पे केसिंग लगाते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द केसिंग इज टू प्रिवेंट द स्प्लैशिंग ऑफ द वाटर। तो ये मेन कंपोनेंट है टरबाइन के, जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, और मैंने इसमें यहाँ पे लिख भी दिया है। मेन क्या कहते हैं, स्फीयर कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड एंड कंट्रोल रेट ऑफ फ्लो बाय डिक्रीजिंग एनोड एरिया। रनर क्या होता है, टरबाइन रोटर इज कॉल्ड रोटर, इट इज अ सर्कुलर डिस्क होती है कैरिंग ए नंबर ऑफ द कप शेप बकेट। प्लेट कैसे होते हैं, कप शेप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कप शेप के होते हैं बकेट। ये मेड ऑफ कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील के ब्लेड बने होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बकेट के अंदर क्या होता है, एक रिजो स्प्लिटर होता है which distributed water equally into two halves of the hemispherical bucket। कहने का मतलब होता है कि hemispherical bucket हम इसलिए कह रहे हैं कि जो इसमें बकेट होगा, जो ब्लेड होते हैं, ब्लेड इस तरह के होते हैं, ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे बकेट होते हैं, ऐसे करके, ये ऐसे बकेट होते हैं, इसे कहते हैं स्प्लिटर। इसको मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ डायग्राम। ये ऐसे होता है, ऐसे करके देखो, ये ब्लेड इस तरह के होते हैं, ऐसे करके, ऐसे ब्लेड होते हैं, इसे कहते हैं स्प्लिटर। तो जब पानी यहाँ पे पड़ता है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, पानी एक तो इधर चला जाता है, इधर चला जाता है। तो पानी इसमें दो भागों में डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग जो है इसको स्प्लिटर भी कहते हैं। इसलिए हम लोग इसको स्प्लिटर भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आर्टिकल है कि हम ये देखिए, यहाँ पे दिखाया मैंने, यहाँ पे अगर डायग्राम में आप देखें कि ये देखिए, ये है पेल्टाइन टरबाइन का बकेट, ये है इसका बकेट, ठीक है ना। ये जेट जा रहा है, ये स्प्लिटर है, और ये क्या करता है, जब पानी जो है इस पे पड़ता है तो क्या होता है, पानी एक तो ऐसे चला जाता है और फिर पानी ऐसे चला जाता है, दो भागों में पानी डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। और ये जनरली हेमिस्फेरिकल शेप इसलिए कहते हैं कि अगर ब्लेड इस तरह का है, इसे कहते हैं हेमिस्फेरिकल शेप, यानी कि पानी यहाँ पे आया, पानी टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगा, ऐसे करके। अगर 180 डिग्री पे पानी डिफ्लेक्ट हो रहा है अपनी जगह से, 180 डिग्री पे, यानी पानी ऐसे आ रहा है और टकराने के बाद इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, ऐसे करके। तो इसे कहते हैं हेमिस्फेरिकल शेप, और पानी 180 डिग्री अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जनरली जो ब्लेड का एंगल होता है, इसको हम लोग रखते हैं 45 डिग्री के आसपास। इट इज जनरली केप्ट एज द 45 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री, हॉरिजॉन्टल जनरली 15 डिग्री बनाता है, ये ऐसे करके जनरली 15 डिग्री ये बनाता है, ठीक है ना। तो पानी ये हेमिस्फेरिकल ना होकर के जनरली 15 डिग्री जो है इसका ब्लेड का एंगल होता है। 15 डिग्री क्यों रखा जाता है, इसको मैं बात इसलिए रखा जाता है कि अगर 15 डिग्री नहीं रखेंगे तो पानी अगर इस तरह से आ रहा है और पानी इसी तरह से निकल रहा है, तो ये आपस में दोनों धारें टकरा जाएंगी। जब दोनों धारें आपस में टकराएंगी, या जो अपोजिट डायरेक्शन में पानी निकल रहा होगा ये दूसरे ब्लेड से टकराएगा, तो यानी ये इसको अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ब्लेड को,
तो ये जो धार निकल रही होगी ये दूसरे ब्लेड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इस तरह से अपोजिट टॉर्क दूसरे ब्लेड में क्रिएट होगा, जिसकी वजह से टरबाइन को घूमने में दिक्कतें आएंगी और उसकी एक्चुअल स्पीड जो है उसकी कम हो जाएगी। तो हम अपोजिट टॉर्क को रोकने के लिए इसमें 180 डिग्री नहीं रखते हैं, बल्कि हम इसका एंगल 15 डिग्री के आसपास रखते हैं। 0 डिग्री में रख करके हम इसका एंगल 15 डिग्री के आसपास रखते हैं। अब इसको किस तरह से इसमें एफिशिएंसी निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि हम कितना इसके अंदर नंबर ऑफ ब्लेड कितने रखते हैं। नंबर ऑफ ब्लेड का कहने का मतलब ये होता है इसके अंदर कि जैसे कि सपोज करिए कि हमारे पास ये जो टरबाइन है, ये रोटर है, जैसे मैं बताया था ये आपका रोटर है। इस रोटर में नंबर ऑफ ब्लेड कितने होते हैं? एक ब्लेड ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने ब्लेड मैक्सिमम रख सकते हैं। अब इसकी भी लिमिटेशंस होती है। इसकी ब्लेड जो डिसाइड करते हैं वो हम किस फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं कि कितने ब्लेड हमको रखने हैं। जहां पे डी क्या होता है? डी होता है रनर डायमीटर। रनर डायमीटर का मतलब होता है ये जो रोटर है इसका डायमीटर है, ये रोटर का डायमीटर। और जो स्मॉल डी है ये होता है डायमीटर ऑफ जेट, जो यहाँ से नोजल आ रहा है और नोजल से पानी टकरा रहा है, ये होता है इसका डायमीटर। तो ये डी होता है आपके पास नोजल का डायमीटर, और कैपिटल डी होता है रनर का डायमीटर। इससे हम ये निकाल सकते हैं कि हमें कितने ब्लेड रखने चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि आखिर हम नंबरों की ब्लेड की संख्या को क्यों कंट्रोल करते हैं। अगर हम नंबर ऑफ ब्लेड्स बहुत ज्यादा रखेंगे तो टरबाइन हमारी बहुत बल्की हो जाएगी, मतलब बहुत भारी हो जाएगी, तो उससे टरबाइन की एफिशिएंसी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। और अगर टरबाइन की ब्लेड हम बहुत कम रखेंगे तो जितना पानी यहां से निकल रहा है वो सारा का सारा पानी या मैक्सिमम क्वांटिटी पानी का नहीं टकराएगा, बल्कि बहुत सारा पानी हमारा वेस्टेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पावर का प्रोडक्शन है वो हमारा कम हो जाएगा। तो पावर के प्रोडक्शन को हमें एक तरह से ऑप्टिमाइज करना है, उसके लिए हम नंबर ऑफ ब्लेड्स की लिमिटेशंस रखते हैं। यानी अगर हम ब्लेड बहुत ज्यादा रखेंगे तो टरबाइन हमारी बहुत भारी हो जाएगी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। और अगर हम ब्लेड बहुत कम रखेंगे तो क्या होगा कि हमारा सारा का जो पर सेकंड जो पानी टकराता है, पर सेकंड जो पानी टकराता है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पावर हमको कम मिलेगी। जैसे कि हमने आपको फार्मूला बताया था कि पावर निकालने का फार्मूला क्या होता है कि W इक्वल टू होता है या वाटर इक्वल टू होता है m डॉट, यहाँ पे डॉट लगाते हैं, या डॉट तो मैं इससे नहीं लगा पाऊंगा आपके पास, और Vx1 माइनस Vx2, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था लगाने के लिए, Vx2 और इंटू U, ये होता है पावर निकालने का फार्मूला। किस तरह से हम पावर निकालते हैं? तो अगर हम मास फ्लो रेट, जो मास फ्लो रेट है, अगर मास फ्लो रेट कम हो जाएगा अगर, तो हमें पावर कम मिलेगी। इसलिए ब्लेड इतनी संख्या में रखते हैं कि हमें मास फ्लो रेट भी हमारा सफिशिएंट रहे। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है नंबर ऑफ ब्लेड को डिसाइड करने का, किस तरह से नंबर ऑफ ब्लेड हम डिसाइड करते हैं। अब इसमें एक ब्लेड के डिजाइन कैसे करते हैं यहाँ पर दिया है कि कितना हमें बी और डी, कितना हमें ब्लेड का कि किस तरह से हम रेशियो डिसाइड करते हैं। हालांकि अभी आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में इतना ही कैसे नंबर ऑफ ब्लेड हम डिसाइड करते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फॉर्मूला इसके अंदर आपको आता है प्रूफ करने के लिए कि किस तरह से हम जो है पेल्टन टरबाइन में हम लोग पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जनरली आपसे पूछा जाता है। इसको पहले आप ध्यान से समझिए कि ये कैसे फार्मूला डेवलप होगा, कैसे क्या होगा। देखिए ये टरबाइन की ब्लेड है, ब्लेड की शेप मैंने आपको ऐसे बताई थी, ये दिस इज द ब्लेड शेप ऑफ द ब्लेड, ऐसे बताई थी मैंने आपको ब्लेड की शेप, ये ऐसे बताई थी हमने। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे केवल एक्चुअली जो पानी टकराता है, पानी यहाँ पे ब्लेड के सेंटर में टकराता है, यहाँ पे ऐसे करके टकराता है, ऐसे पानी यहाँ टकराता है, ठीक है ना। और ब्लेड हमारा कैसे रोटेट करता है, ये जैसे रोटर है, ये रोटर है, ये रोटर का ब्लेड है, ये ब्लेड लगा होता है ऐसे करके, ये ऐसे करके ब्लेड लगा होता है, ऐसे करके ये ब्लेड, ये ऐसे ब्लेड लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है ना। जब पानी इस पर टकराता है तो क्या होता है, रोटर हमारा ऐसे 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 घूमने लगता है,
अब ये जब रोटर ऐसे घूमता है तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे होगी है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे होगी। कोई भी चीज अगर घूम रही है तो उसकी जो स्पर्शीय वेलोसिटी होती है उसको टेंजेंट खींच के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंट खींच करके। अब देखिए जिस डायरेक्शन में पानी का जेट टकरा रहा है, पानी इसी डायरेक्शन में टकरा रहा है और ब्लेड की टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, राइट, इसीलिए हम इसको टेंजेंशियल टरबाइन कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में हमने आपको शो किया है, क्या शो किया है कि ये जो ब्लेड है हमारे पास, ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड में हमारे पास दो वेलोसिटी है। पहली बात तो हमने केवल आधा पोर्शन ब्लेड का लिया है, ये वाला पोर्शन आधा लिया है, आधा हमने नहीं लिया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब इसमें क्या होता है कि V1 क्या है, V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, यानी किस वेलोसिटी से, यानी दिस इज द V1 क्या है, V1 इज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है ना। U क्या है, U है आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, ऑफ ब्लेड। अब देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, यानी U भी इधर ही है, ये U है और इधर ही V1 है, ये V1 है, ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा, V1 हमेशा U से ज्यादा होगा, ठीक है ना, कभी भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि V1 का ये इनपुट है जो फ्लूइड ब्लेड से टकरा रहा है, ये क्या आउटपुट है, क्योंकि ये V1 जो है टकराने के बाद ही हमको U मिला है। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि जो किस तरह से डेल्टन टरबाइन की हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाली जाती है, तो उसका जो मेन मैंने आपको जो फार्मूला बताया है निकालने का, वो यही बताया था, बताया हमने आपको कि अगर मान लो ब्लेड है और फिर से इस ब्लेड पे अगर यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, इस नोजल से पानी निकल रहा है V1 वेलोसिटी से, इस पे टकराने के बाद ये ब्लेड हमारा जो ये सारे ब्लेड किस पे लगे, रोटर पे लगे हुए हैं, बहुत सारे ब्लेड लगे हुए रोटर पे, इस तरह से ऐसे करके ब्लेड लगे हुए, ऐसे करके जो ब्लेड लगे हुए हैं, और ब्लेड पे टकराने के बाद क्या होता है, ये रोटर घूमने लगता है, तो रोटर कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, कितनी पावर रोटर प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी एनर्जी नोजल सप्लाई कर रहा है, वो ये दिया हुआ है। दोनों को डिवाइड करके हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। क्यों कहते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हाइड्रोलिक एनर्जी आ रही है और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इसीलिए हम इसको हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ जो प्लस माइनस मैंने साइन बताया था, ये डिपेंड करता है कि Vu1 Vu2 सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे लिख देता हूं यहाँ पे कि प्लस माइनस साइन जो है, प्लस माइनस साइन डिपेंड्स वेदर Vu1 and Vu2 are in same direction or in opposite direction. If both are in opposite direction,
direction as here the case. We shall use positive sign. Use positive sign. अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और अगर प्लस डायरेक्शन में है तो हम लोग निगेटिव लेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। इन केस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, we shall use वो अभी मैंने बोला 2 मिनट से पहले क्लियर कर लो, और अर्जुन का लॉगिन नहीं खुल रही है तो वो वाली कर नेगेटिव साइन, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं इस तरह से पेल्टन टरबाइन के मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस इक्वेशन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है। देखिए यहां से m डॉट कट जाता है, ये इक्वेशन बचती है हमारे पास। हाँ, तो फिर हम लोग कैसे निकालते हैं इसके अंदर कि ये VU1 इज इक्वल टू V1, जैसा मैंने आपको बताया था। VU2 इज इक्वल टू होता है VR2 cos β2 माइनस U। ये कैसे आया, यहाँ पे जो VU2 है, देखिए VU2, ये जो VU2 है ये एंगल है β2, ये है हमारा VR2। तो हमने यहाँ पे जो निकाला है, ये निकाला है VU2 इज इक्वल टू VR2 cos β2 माइनस U। कैसे निकाला है देखिए यार, सर वीडियो नहीं आ, देखो ये हमारा एग्जिट एंगल है ये, ठीक है ना। हमें VU2 की वैल्यू निकालनी है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है, एक मिनट होल्ड करो, फिर नहीं आ रही है, होल्ड करो। अब स्क्रीन आई है? नो सर। रुको फिर। नो सर अभी नहीं है ये। अच्छा रुको होल्ड करो। यस सर अब सही है, आप लगा लीजिए। चली गई होगी अभी तो। यस रुक जाओ अभी। यस सर आ गई। है? क्या दिक्कत आ रही बताओ। हेलो, कोई दिक्कत आ रही है? सर क्लियर है? नो सर ठीक सही है सर। ठीक है, ठीक। तो हमें जो है ये VU2 की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसा आपने देखा होगा, हम यहाँ लिखा हुआ है VU2 इज इक्वल टू VR2 cos β2 माइनस U। तो यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री दी हुई है, ये ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री से हम VU2 की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। किस फॉर्म में निकाल लेंगे? वो निकाल लेंगे हम लोग VR2 cos β2 माइनस U के फॉर्म में। और ये जो VR2 है इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग KVR1 के बराबर। ये KVR, जैसे मैंने बताया था आपको कि VR2 VR1 बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो हम VR2 को KVR1 के बराबर रखते हैं। और VR1 किसके बराबर होता है? VR1 हमने बताया था आपको, ये बराबर होता है V1 माइनस U के बराबर होता है। तो VR1 V1 माइनस U के बराबर है, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको VR1 इज इक्वल टू, ये जो VR1 है V1 माइनस U के बराबर है। तो ये क्वेश्चन बन गई हमारे पास
जो VU2 थी इसकी वैल्यू आ गई है KV1 माइनस यू cos बीटा 2 माइनस यू, और ये जो VU1 की वैल्यू है VU1 ये इक्वल होता है V1 माइनस यू के बराबर होता है। तो इस तरह से VU1 प्लस VU2 इज इक्वल टू रखते हैं हम लोग V1 प्लस KV1 cos बीटा 2 माइनस U cos बीटा 2 माइनस यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास आएगी, यहाँ पे ये इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में आ जाएगी वाली। ये आप करके खुद देखिएगा, इसको नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, ये केवल आपका मैनिपुलेशन और कुछ नहीं इसके आगे है, मैनिपुलेशन के अलावा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी आपके पास, ये जो वहां पे वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे ये VU1 प्लस VU2 की वैल्यू जो पुट करोगे आप, तो जब पुट करोगे आपके पास तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2U1 प्लस K cos बीटा 2 V1 माइनस U ऑब्लिक V1 स्क्वायर। उसके बाद ये V1 स्क्वायर जो है अंदर ले लिया गया है, तो V1 और V1 कट जाएगा, ये बचेगा V1 बाई U बटा V1, U भी अंदर आ जाएगा इसके अंदर, U V1 माइनस U स्क्वायर ऑब्लिक V1 स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैसे आएगा, एक मिनट मैं इसको लिख के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये जो है ये आ जाएगा आपके पास, ये तो ऐसे रहेगा आपके पास 2 ऑब्लिक V1U माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाई V1 स्क्वायर, V1 का होल स्क्वायर, V1 का आ जाएगा होल स्क्वायर, V1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ये V1 से V1 कट जाएगा तो आपके पास आएगा U बाई V1 आ जाएगा, और ये V1 स्क्वायर U स्क्वायर ऑब्लिक V1 स्क्वायर ये ऐसे रहेगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 प्लस K cos बीटा 2 यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा 2 1 प्लस K cos बीटा 2 U बाई V1 माइनस U स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब इस स्पीड, इसको हम लोग कहते हैं स्पीड रेशियो, और इसको फाई से डिनोट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। U बाई V1 इज कॉल्ड स्पीड रेशियो विच इज डिनोटेड बाय फाई, इसको फाई से डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब हम यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया फाई और यहाँ पे लिख देंगे फाई स्क्वायर। तब क्या होगा, ये देखिए हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 1 प्लस K cos बीटा 2 फाई माइनस फाई स्क्वायर। अब हमने इस इक्वेशन को फाई की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है, तो 2 1 प्लस K cos बीटा 2 फाई की जगह 1 आ जाएगा और फाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 फाई, ये इक्वल टू हो गया 0। तो जब ये 0 के बराबर आएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 फाई इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू 0, और जो फाई इक्वल टू आएगा वो आएगा, जो फाई इक्वल टू आएगा आपके पास, फाई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, फाई इक्वल टू हो जाएगा 1 आ जाएगा आपके पास, फाई इक्वल टू होगा 1/2, ठीक है ना। और फाई इक्वल टू हमने क्या माना था, U बाई V माना था, U बाई V1, तो U बाई V1 इज इक्वल टू हो गया 1/2, ठीक है ना। तो क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस 2 फाई आएगा, यहाँ पे 1 माइनस 2 फाई, ठीक है ना। तो U इज इक्वल टू क्या आएगा 0.5 V1। अब U इज इक्वल टू 0.5 V1 या फाई इज इक्वल टू हाफ, फाई की वैल्यू 0.5 रखोगे जब आप इस इक्वेशन में, फाई की वैल्यू जो है हमने क्या किया, फाई की वैल्यू हमने जो है 0.5 के बराबर हमने इस इक्वेशन में रख दिया, तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए रखा है हमने, तो ये आएगी फाई हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इक्वल टू हो गया 1 प्लस K cos बीटा 2/2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब उस सिस्टम की एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होगी जब U जो है 0.5 V1 के बराबर हो जाए, यानी कि जो ब्लेड की वेलोसिटी है वो जेट की वेलोसिटी से अगर 50% हो जाए, 50%, तो हमारी जो है टरबाइन की एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी। और
अगर बीटा 2 इज इक्वल टू हम रखते हैं 180 डिग्री, ये हमने क्यों कहा है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को देखें यहाँ पे, जैसे ये ब्लेड था, ये पानी जा रहा है, पानी टकरा के ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, और इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं हम, तो ये बनता है बीटा 2, दिस इज द बीटा 2। अगर बीटा 2 हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, अगर 180 डिग्री का मतलब होगा कि पानी ऐसे जा रहा है और पानी ऐसे ही लौट के आ रहा है, यानी कि बीटा 2 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके ऐसे ब्लेड कैसा होना चाहिए, ब्लेड हमारा ऐसे होना चाहिए, ये ब्लेड ऐसा होना चाहिए, यानी पानी ऐसे टकराया और टकरा के ऐसे ही वापस आ गया, ऐसे करके, समझ रहे हैं, ब्लेड हमारा इस तरह का ऐसे करके, ये ब्लेड है, पानी हमारा ऐसे टकरा रहा है, ऐसे टकराया और ऐसे ही वापस आ गया, ऐसे करके, यानी 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गया पानी। तो इस ब्लेड को हम लोग कहते हैं हेमिस्फेरिकल ब्लेड, यानी इसका जो एंगल कितना है वो 0 डिग्री है, यानी कि पानी जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो है 180 डिग्री, तो ब्लेड का एंगल कितना हो गया, वो हो गया हमारा 0 डिग्री। तो इस केस में टरबाइन की एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है, लेकिन जनरली होता क्या है, टरबाइन की एफिशिएंसी डिजाइन की जाती है 85% 95% के आसपास में डिजाइन की जाती है। तो इस तरह से हम टरबाइन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि हम किस तरह से जो है फार्मूले को यूज करें और इसकी एफिशिएंसी निकालें। जनरली आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला, अगर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला, ये जो फार्मूला है ये आपको याद रखना है, फार्मूला ये वाला, ये फार्मूला याद रखना है, ये वाला, सॉरी ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 1 प्लस k cos बीटा 2 5 माइनस 5 स्क्वायर, जहां पे 5 के बराबर है, 5 है u बटे v1 के बराबर होता है, ये u बटे v1 के बराबर होता है। और अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है तो 5 1 बटे 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और k की वैल्यू जो है 1 भी हो सकती है, k की वैल्यू 1 तब होगी जब Vr1 Vr2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर जो हमारा k जो है k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 होगा, इज इक्वल टू when Vr1 इज इक्वल टू Vr2, दोनों आपस में Vr2 के बराबर होंगे। तो इस तरह से जो है हम, और जनरली इन जनरल एक चीज और समझ लीजिए, इन जनरल जो बीटा 2 होता है, बीटा 2, इसीलिए मैं B2 लिख रहा हूं, हालांकि बीटा 2 लिखना चाहिए मुझको, इसकी वैल्यू होती है 165 डिग्री होती है, 165 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 165 डिग्री। We never use 180 degree. otherwise क्या होगा, अपोजिट टॉर्क will be created in the blade and efficiency of the system of the turbine will be decreased. इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो घट जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है कि 1 कब होता है, जब Vr1 Vr2 बराबर होता है। देखिए बीटा 2 में से 165 डिग्री के बराबर लेते हैं। इन जनरल वी नेवर यूज 180 डिग्री, अदरवाइज अपोजिट टॉर्क टॉर्क विल बी क्रिएटेड इन द ब्लेड एंड एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन विल बी द गो डाउन। तो ये हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जनरली हमने एफिशिएंसी निकाली है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका। एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये मैंने उससे आगे डिस्कशन किया था, डिफरेंट टाइप्स के हेड ऑफ एफिशिएंसी हमने आगे डिस्कशन किया था।
ग्रॉस हेड क्या होता है? एच। हेड रेस और टेल रेस लेवल को अगर माइनस करोगे आप तो आएगा ग्रॉस हेड। ये ग्रॉस हेड है। एक्चुअल हेड अवेलेबल, एक्चुअल हेड ये सॉरी the gross head is the difference between the water level at the reservoir and the water level at the tail race. इसको HG से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हेड रेस है ये टेल रेस है। तो टेल रेस का लेवल ये है और हेड रेस का लेवल ये है। तो हेड रेस को टेल रेस से घटा दिया तो HG आ गया। तो डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस एंड टेल रेस इज नोन एज द ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड। नेट हेड क्या होता है? जब पानी इस पाइप के थ्रू बहता है तो कुछ एनर्जी माइनस हो जाती है। कितनी माइनस हो जाती है? HF हेड के बराबर इसकी एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इसको एक्चुअल हेड यहाँ पे क्या मिलता है हमको? जो एक्चुअल हेड मिलता है वो मिलता है HG माइनस HF। तो HG माइनस HF जो है इसे कहते हैं लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द फ्रिक्शन। जो कैपिटल H दिखाया है ये एक्चुअली नॉजिल की डिस्टेंस है यहाँ से। तो जनरली कभी कभी हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं, कभी इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अक्सर किताबों में इसको इग्नोर कर दिया गया है। जनरली हम HG माइनस HF लेते हैं। नेट हेड इज इक्वल टू HG माइनस HF। तो जो भी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने पे वो हम लोग कैपिटल H लेते हैं। आपने देखा होगा। तो यही हमारे लिए यूजफुल होता है। इसी तरह से ये और HF कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं डार्सी इक्वेशन से। 4FLV स्क्वायर बाई D2G। D क्या है यहाँ पे? डायमीटर ऑफ ब्लेड, डायमीटर ऑफ पेनिस्टॉक पाइप। क्योंकि फ्रिक्शन जो लॉस हो रहा है वो पाइप के अंदर ही एनर्जी का लॉस हो रहा है। L क्या है? लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप की लेंथ कितनी है। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन द पाइप, पाइप के अंदर किस वेलोसिटी से पाइप लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग हेड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के एफिशिएंसीज हैं जो भी हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं। इसमें बहुत सारे फार्मूले कैलकुलेट करने के वो भी हम आपको बता सकते हैं। इसमें 3 तरह की एफिशिएंसी होती है जनरली। एक होती है हमारे पास 3 क्या चलिए 4 होती है, लेकिन 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, एक होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी, एक होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और चौथी होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। 4 एफिशिएंसी होती हैं। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एफिशिएंसी इन द टरबाइन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को डिफाइन करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए आप। जैसे मैंने बताया था आपको, ये वहां पर टरबाइन है और ये नोजल है। जब पानी से टकराता है तो घूमने लगती है। तो कितनी पावर इस रोटर ने प्रोड्यूस किया और कितनी एनर्जी नोजल से आ रही है, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। Power developed by runner or power supplied at the inlet of the turbine। तो ये फार्मूला भी हमने आपको कैलकुलेट किया था। पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन WQA by H से भी हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जनरली? वो होता है रो क्यू जी एच। रो क्यू जी एच को, ये जो रो क्यू जी एच होता है, रो क्यू जी एच, रो क्यू जी एच जो होता है वो रो क्यू ए एच के बराबर होगा। तो रो क्यू क्यों हो जाएगा? ये स्मॉल डब्ल्यू के बराबर होता है। तो ये रो जी जो होता है हम उसको ऐसे लिखें, रो जी क्यू और एच। तो यहाँ पे जो रो है वो हमारे पास हो जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर। तो रो क्यू एच ये आ गया आपके पास, रो क्यू एच। ये क्यू ए क्यों लिखा है? एक्चुअल फ्लो रेट, एक्चुअल फ्लो रेट जो हमारा जो है टरबाइन से टकरा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे हमने स्मॉल रो की जगह ले लिया है, हमने यहाँ पे WG ले लिया है क्योंकि स्मॉल w इज इक्वल टू होता है रो जी होता है। इस तरह से जो है हम लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा हमारे पास कि ये W/W कट जाएगा हमारे पास। और अब इस फार्मूले में एक चीज इंपॉर्टेंट और है, इसको अगर हम और एलोबरेट करना चाहें तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। वी कैन आल्सो राइट डाउन दिस इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ कि ये इसको, ये इक्वेशन जो ये इस वी कैन आल्सो राइट डाउन और दिस इज इक्वल टू HR। HR क्या है? दिस इज द हेड डेवलप्ड बाय द रनर। HR यहाँ पे होता है HR is head
डेवलप बाय द रनर ने कितना हेड डेवलप किया, और कैपिटल एच क्या है, एक्चुअल हेड अवेलेबल एट द नोजल, कितना हेड हमारे पास जो है अवेलेबल है, ठीक है ना, कितना हेड यहाँ पे अवेलेबल है और कितना हेड जो उन्होंने डेवलप किया, इसे कहते हैं हेड एफिशिएंसी। दूसरी एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है। होता क्या है कि इसका पावर जो है कुछ इस तरह से हमारी डिफरेंशिएट होती है यहाँ पे। ये होता क्या है एक्चुअली कि ये रनर होता है हमारे पास, ये रनर है, ये नोजल होता है। जब रनर घूमता है यहाँ पे एक शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट, जो पावर है वो रनर से शाफ्ट पे ट्रांसफर होती है। जैसे होता क्या है, नोजल से पावर जाती है रनर के पास, ठीक है ना, रनर से फिर पावर जाती है शाफ्ट के पास, ये जाती शाफ्ट के पास, जाती शाफ्ट के पास, फिर शाफ्ट से जाती है मोटर के पास, मोटर में जाती है। तो कितनी पावर रनर ने दी, कितनी पावर नोजल ने दी, इन दोनों को डिवाइड किया तो आ गई हमारे पास हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। कितनी पावर शाफ्ट को मिली और कितनी पावर रनर ने दी, रनर के पास है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी। मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट टू द पावर डेवलप बाय रनर। इसका डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि कुछ एनर्जी जब रनर से शाफ्ट पे ट्रांसफर होती है तो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाता है। तो इसलिए पावर ऑब्टेन फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन टू द पावर डेवलप बाय द रनर इज नोन एज द मैकेनिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट आपका आता है, ये देखिए पावर P शाफ्ट पावर है और कितनी पावर रनर ने डेवलप किया था इसको, ये मैंने भी आपको कैलकुलेट करके बताया था, ये फार्मूला है। दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी डिफाइंड एज शाफ्ट पावर ऑब्लिक बकेट पावर। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, ये आपके पास नोजल है, नोजल से पानी आ रहा है, ये ब्लेड पे टकरा रहा है। होता क्या है कि एक्चुअल जितना पानी यहां से आ रहा होता है सबका सब नहीं टकराता है। हम मान के चलते हैं यहाँ पे जो पानी टकरा रहा है वो QA टकरा रहा है, Q क्या है, एक्चुअल फ्लो रेट, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्ट्राइक विद द रनर। कितना रेट ऑफ फ्लो पानी यहां से आ रहा है, Q आ रहा है, और QA टकरा रहा है। यानी कुछ पानी क्या होता है यहां से लीक गिर जाता है नीचे, सारा का सारा पानी टकराता है, कुछ पानी नोजल से टकरा, ब्लेड से टकराने से पहले ही जमीन पे गिर जाता है। इसलिए QA पानी, QA मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर इससे टकरा रहा है और Q मीटर क्यूब पानी पर सेकेंड यहां से आ रहा है। दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग टू द रनर ऑब्लिक टोटल वाटर सप्लाई बाय द जेट टू द टरबाइन, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एफिशिएंसी किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऐसे आता है ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल पावर हमको कितनी शाफ्ट पर मिली और कितनी पावर हमने सप्लाई करी थी, दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाऊं, जैसे ये डायग्राम मैंने बनाया था यहाँ पे, इसको आप देख लीजिएगा। ये डायग्राम मैंने बनाया था, देखिए ये पानी यहां से नोजल से आ रहा है, कैपिटल Q आ रहा है, Q माइनस Q पानी टरबाइन में टकरा रहा है, यानी QA टकरा रहा है, ये QA इससे टकरा रहा है। इसके बाद टरबाइन से पानी पावर जा रही है, शाफ्ट के पास जा रही है, शाफ्ट के पास जा रही है, शाफ्ट से फिर जाती है मोटर के पास जाती है। तो एक लॉस तो ये होता है स्मॉल Q का, और यहाँ पे
हेड लॉस होता है जिसकी वजह से हमें, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी मिलती है वो HRY कैपिटल H मिलती है, यहाँ जो एफिशिएंसी मिलती है वो स्टार्ट पावर ऑफ द ब्रेक पावर मिलती है। तो इस तरह से लाइन डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं। तो ये मैंने हैंड रिटन भी मेरे पास नोटिस है, नोट्स है, मैं आपको भेज दूंगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने पूरा डेरिवेशन किया हुआ है हैंड रिटन में, जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और समझिएगा इसके उसको, और वो बाकी मैंने आपको कुछ इसमें समझा भी दिया है, ठीक है ना। तो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। मैंने मैक्सिमम चीजें आपको इसमें कवर कर दी हैं कि टरबाइन का हेड क्या होता है, टरबाइन की ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर टरबाइन को क्लासिफाई कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, फिर भी नहीं होगा तो आप उससे जो कभी भी पूछ सकते हैं।